तेरा जी एक सवाल और करना चाहूंगा मैं कि सवाल उन लोगों की तरफ से है जो खुद को राजनीति का विद्यार्थी कहते हैं। थोड़ा दार्शनिक पहलुओं की तरफ जाता हुआ सवाल है। आध्यात्मिक व्यक्ति हैं आप। जब सब विधायकों को छत्तीसगढ़ में रखा गया था तो आप कहते थे कि मैं अपने दिन की शुरुआत ही रामायण पढ़ने से करता हूँ। एक रामायण के छंद का जिक्र आपने आज भी किया। अध्यात्म का सक्रिय राजनीति पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है? तो देखो, राजनीति में अध्यात्म का योगदान तो बहुत है और पॉजिटिव है। और जितना आप अध्यात्म की तरफ जाएंगे, अगर जो आप सच्चे मन से कर रहे हैं तो आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएंगे। ये वो दावे से कह सकते हैं। नमस्कार, राजनीति.com में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। विधायकों से मुलाकात की इस कड़ी में आज मुखातिब कराते हैं आपको एक ऐसे विधायक से जो बहुत दमदार नेताओं में जिनकी गिनती होती है। एक ऐसे विधायक जिन्हें जितना उनकी पार्टी के लोग पसंद करते हैं उतना ही दूसरी पार्टी के लोग भी पसंद करते हैं। ऐसे विधायक जो लोगों के चहेते हैं। ऐसे विधायक जिनके बारे में उनके क्षेत्र की जनता कहती है कि नेताजी तो नेताजी कम और समाज से भी ज्यादा हैं। ऐसे विधायक जो प्रण लेने के लिए जाने जाते हैं कि जब तक भ्रष्टाचारियों पर लगाम न लगा दें वो वस्त्र धारण नहीं करेंगे। जी हाँ, हम आपको मिलवाने जा रहे हैं फरीदाबाद NIT से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा जी से। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, विकास की गंगा कहां तक पहुंची? जो 2019 में लेकर के चले थे आप पॉइंट्स की फरीदाबाद NIT को यहां पर लेकर जाऊंगा, ये काम कराऊंगा। क्या लगता है आप नीरज शर्मा खुद को ही रिपोर्ट कार्ड में कितने % मार्क्स देंगे? मैं अपनी व्यक्तिगत सेटिस्फेक्शन की बात करूँ, मैं 100% सेटिस्फाई है। हमारी कॉलोनियों में ज़्यादातर मेरी विधानसभा कॉलोनियों की 80% 20% रूरल एरिया है हमारा। 9 से 14 हमारे बाबूजी स्वर्गीय पंडित श्री चरण लाल शर्मा जी मंत्री थे। विकास की एकदम बाहर आई। 14 से 19 नहीं रहे, वो डोर फूट गई। 19 के अंदर मैं MLA बना। लोगों ने बहुत विपरीत परिस्थिति में चुनाव मुझे। आज आप देखें, लाल किले से लेके आगरा तक कांग्रेस का इकलौता इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद जो काम फरीदाबाद नगर निगम के थे, देखो उनमें तो मैं यही कहूँगा कि शायद सरकार ने वो काम नहीं करे, परंतु जो नगर निगम के अलावा काम थे, उदाहरण के तौर पे हमारे बाबूजी सेक्टर 55 में अस्पताल की बिल्डिंग बनवा गए थे। 5 साल वो अस्पताल चालू नहीं रहा। आज की तारीख में आप जाके देखें, गरीब आदमी का इलाज हो रहा है, अस्पताल चालू है और वो फुल फ्लैज जिस हिसाब से बिल्डिंग बनी थी उसका सदुपयोग हो रहा है। उसके बाद हमारे यहाँ बल्लभगढ़ सोना रोड टोल रोड है, रिलायंस कंपनी टोल लेती है उस पर। और पाली चौक से आप भागरी की तरफ जाएं, वो भी टोल रोड है, उसी का पार्ट है। मैं विधायक बना, मैंने सबसे पहले आवाज़ लगाई इस चीज़ को लेके कि भाई रिलायंस कंपनी को हम टोल दे रहे, टोल वाली सुविधा नहीं दे रहे। आज आप देखें, मेरी बल्लभगढ़ सोना रोड पे 90% काम हो गया है। 10% का पैच पाली गांव के वहाँ पर बचा है। वो भी एक टेक्निकल समस्या है कि जहाँ सड़क के साथ गांव में पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है। उसको लेकर भी मेरी लड़ाई चालू है। विधानसभा में भी मैंने प्रश्न उठाए। और उतना ही पैच आप पाली चौक से भागनी गांव की तरफ जाओ, जो बड़कल विधानसभा का हिस्सा है, जहाँ से 2 बार भाजपा की विधायिका हैं, वहाँ सड़क में इतने गड्ढे पड़े हैं। तो मैं समझता हूँ मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूँ, क्योंकि वही रिलायंस है, वही PWD महकमा है, वो लोग कुछ नहीं करा पाए, हम करा पाए। तीसरा, जब मैं विधायक बन के आया तो हमारे यहाँ ये मैं क्या खुशकिस्मती कहूँ या बदकिस्मती कहूँ कि मेरी विधानसभा में एंट्री 2-3 सड़कों से है। हार्डवेयर चौक से प्याली की सड़क और आईचर चौक से बनपुर चौक तक की सड़क। ये दोनों ही सड़कें दूसरी विधानसभा में आती हैं, पर इस्तेमाल 90% मेरी विधानसभा के लोग करते हैं।
तो सबसे पहले विधायक बना अक्टूबर में, और उसके बाद हमारे सिख भाइयों का नगर कीर्तन जाना था। तो जो आइचर चौक से लेके और बलबूल चौक तक की सड़क है उसके हालात बड़े ख़राब थे। रिक्वेस्ट भी करी हमने अफसरों से कि मलबा डाल दिया जाए, कम से कम नगर कीर्तन जुलूस निकल जाए। सबने कहा जी इस पर तो स्टे लगा हुआ है, और कोई ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसने स्टे ले रखा था। बड़ा हमें दुख रहा, हमारा जुलूस बड़े ऊबड़ खाबड़ रास्ते से निकला। उसके बाद मैं उस पूरे केस के पीछे पड़ा, और मुझे इतनी हैरानी हुई कि इस सरकार में भ्रष्टाचारियों का इतना बोलबाला है, भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पे है, और मैं तो एक अकेला विपक्ष का विधायक हूँ। प्रभावित सब होते हैं, बोलता कोई नहीं। वो ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी ने स्टे किस बात का ले रखा था? ये पैसा भारत सरकार का था, और इसमें सेक्टर 22, 23, DLF एरिया, मुझे सर ये काफ़ी सड़कें बननी थी, भारत सरकार का पैसा था। तो इन्होंने उठा के जी 2014 से 19 के बीच में तकरीबन 100 करोड़ रुपए के करीब का टेंडर था, 100 करोड़ से कुछ ज़्यादा का। वो फाइल है उसकी पूरी, लड़कों को खोलोगे तो मैं दिखा भी दूंगा आपके कैमरे पे। वो ठेका दे दिया HSIDC को, टेंडर अलॉट हो गया ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी को। एक ही टेंडर निकाला था, सेम काम था। सरकार को लगा कि शायद टेंडर ज़्यादा अमाउंट का चला गया, तो उन्होंने कहा जी अब इस टेंडर को हम HSVP से काम कराते हैं। HSVP ने वो टेंडर फ्रूट किया, टेंडर अलॉट हो गया, और जो टेंडर अलॉट हुआ HSVP का वो 41 करोड़ 5 लाख रुपए कम का था। तकरीबन 128 या 30 करोड़ का टेंडर था पहले, बाद में 81 करोड़ का वो टेंडर हुआ। उन्होंने HSVP वालों ने आगे वर्क ऑर्डर अलॉट कर दिया, ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टे ले आई कि जी मेरे को पहले ये टेंडर मिला है HSIDC के थ्रू, अब आप दूसरे को नहीं दे सकते। भाई साहब 2 साल लग गए चंडीगढ़ में मेरे को अकेले को मेहनत करते करते, जबकि मैंने मुख्यमंत्री जी को कम से कम 20 बार मैं मिल के आया, उनको कागज़ दिखाए। मैंने कि साहब ये ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी, इसने पूरे शहर का बेड़ा गर्क किया हुआ है, और आपने ऐसी कंपनी को हज़ारों करोड़ के ठेके और दे रखे हैं। अमृत का ठेका दे रखा है, FMDA का ठेका दे रखा है, GMDA का ठेका दे रखा है, गुड़गांव के अंदर ठेके दे रखे हैं। आज मैं अपना कोई मकान बना रहा हूँ, मेरा डिस्प्यूट हो जाए ठेकेदार से, और वो ठेकेदार मेरे मकान के खिलाफ स्टे ले आए, तो क्या मेरा दूसरा भाई या तीसरा भाई या चौथा भाई उसी ठेकेदार को और काम देगा? उन्होंने बोला नहीं देगा। मैंने कहा फिर क्यों लुटवा रहे हो हरियाणा को? फिर भी उसके खिलाफ एक्शन कुछ नहीं हुआ, जबकि मैंने कहा कि जब उसके 125 करोड़ के ठेके में 41 करोड़ की गड़बड़ है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो आज मुख्यमंत्री जी के सबसे नज़दीक व्यक्ति हैं, जो उनके चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं मिस्टर DS ढेसी, उस समय वो चीफ सेक्रेटरी थे हरियाणा के, उन्होंने हाई कोर्ट में एफिडेविट दे रखा है, बयान भी नहीं दे रखा, एफिडेविट दे रखा है कि इस कंपनी ने ये सरकार को 41 करोड़ 5 लाख का नुकसान पहुंचाया है, इसलिए हम इसकी जगह दूसरे को ठेका देना चाहते हैं। मैंने कि इनके सारे ठेकों की जांच होनी चाहिए। आज तक तो कुछ हुआ नहीं। ऐसे ही हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा बोटलनेक था एयरफोर्स रोड का, पानी इकट्ठा रहता था। मैं ये नहीं कह रहा कि आज आप और हम यहाँ बैठे हैं तो 100% वो ठीक हो गया, 80% उसका काम हो गया, 20% और रह गया। और जब मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो मैंने लोगों से 3 वादे करे थे अपनी इस चुटिया की कसम खा के, क्योंकि आप मुझे वोट दे दो नहीं तो मैं चोटी कटवा लूँगा। सबसे पहला था, मेरे 100 मीटर के अंदर रजिस्ट्रियाँ बंद थी, मीटर के कनेक्शन नहीं लगते थे। आज की तारीख में आप एयरफोर्स के 100 मीटर में चले जाइए, आपको नया कनेक्शन भी मिलेगा, रजिस्ट्री भी होगी, म्यूटेशन भी होगी। उसके बाद मेरे यहाँ पर नैन चौक से लेके और ये सहारनपुर रोड तक बीच की सड़क थी, हमेशा सीवरेज जाम रहता था। आज की तारीख में उस सड़क पे आप स्केटिंग कर सकते हैं, बढ़िया नई सड़क बन गई है। तीसरा मेरा 60 फुट रोड डिस्पोजल का था, तकरीबन 1.25 करोड़ की लागत से सड़क बन गई है। और
अब 250-300 मीटर का पैच उसका रह गया है, उसका टेंडरिंग प्रोसीजर के अंदर है। ये हमारी सारन स्कूल रोड है, ये बिल्कुल जर्जर हालात में थी, ये नहीं बन गई है। हार्डवेयर से प्याली रोड, जिसमें हमारे इलाके का बच्चा सचिन शर्मा भी शहीद हो गया, वो भी सरकार की एक भ्रष्टाचार की कथा कहानी है, जिसका केस मेरा 11 जुलाई को माननीय उच्च न्यायालय में भी चल रहा है। 11 तारीख की डेट है। वो सड़क आज बन के तैयार हो गई है। ये जो मोटे मोटे काम है ना, ये सारे तो हो गए, पर जो नगर निगम को एक जोंक लग गई, जो छोटे छोटे गली के काम होते हैं कि खरंजा बिछना है, सीवर लाइन चौक है, सीवरेज लाइन जाम है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो 200 करोड़ का घोटाला मैंने उजागर किया, जिसको लेकर सीएजी ने पैरा भी बनाया कि 184 पॉइंट, मैं तो 200 करोड़ बोलता हूँ, पर सीएजी ने बोला वो 184 करोड़ का है। 184 करोड़ भी कम नहीं होते। सरकार ने उस पर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया कि जिससे भ्रष्टाचारियों पे अंकुश लगे। और हमारी रामायण भी कहती है, विनय न मानी जल्दी जल, जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकूप तब, भय बिन होए न प्रीत। जो वो भ्रष्टाचार का केस था ना, अगर जो उसमें नाजीर बना देती है सरकार, उसमें सरकार ये आदेश दे देती कि भैया चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे आईएएस अफसर हो, चाहे कोई हो, हम किसी को नहीं बख्शेंगे, तो आज बहुत हालात सुधरने को मिलते। और उसके बाद विडंबना ये हो रही है कि वो 200 करोड़ का तो एक ही ठेकेदार का केस था। अभी भी चंडीगढ़ में डेली मीटिंगें हो रही हैं, कम से कम 10 से 12 केस मैंने और दिए हैं सर, 14 से 19 के बीच के, कि जहाँ पेमेंटें हो गई हैं, काम नहीं हुआ, या इस गली का टेंडर पास हुआ, पता लगा जी खातों में कह रहे हैं हम 10 गली छोड़ के बनाएंगे। महादेव पॉकेट का मसला है, खंडगी की सड़क का मसला है। भाई जब यहाँ ज़रूरत नहीं थी तो आपने यहाँ का एस्टीमेट क्यों बनाया? किसके कहने पे वो एस्टीमेट बना? क्यों सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हुआ? इस नगर निगम को बस में करना, मैं समझ रहा हूँ आज की तारीख में बहुत टेढ़ी खीर है, और शायद इसीलिए ये सरकार नगर निगम के चुनाव करने से भी डर रही है। बाकी जब हम विधायक नहीं थे तो उस समय बड़े बोर्ड लगे थे हमारे यहाँ कि स्मार्ट सिटी का हिस्सा बनने पे धन्यवाद। पता नहीं NIT 86 में क्या हो जाएगा स्मार्ट सिटी में। जब मैं कागज़ लेके चंडीगढ़ पहुंचा तो मालूम पड़ा जी हमारी NIT 86 की तो 1 इंच ज़मीन भी स्मार्ट सिटी का पार्ट नहीं है। फिर भी जैसे तैसे मैंने 11-12 करोड़ रुपए सैंक्शन कराए हैं, वो काम अभी चालू नहीं हो पाया। उसके बाद हमारे लोगों को एक सपना दिखाया गया था, मुझे नहीं लगता ये सरकार अब कुछ करेगी, उस सपने को हम ही पूरा करेंगे 2024 में जब आएंगे, फरीदाबाद को गुड़गांव से मेट्रो जोड़ने के लिए। उसमें भी भूमाफियाओं के संग मिलकर सरकार ने रूट ऐसा बनाया कि जो कॉस्टली भी था, पूरे शहर को बर्बाद कर देता। उसके लिए मैं DMRC भी गया, चंडीगढ़ भी गया, हरियाणा मेट्रो रेल कारपोरेशन के अधिकारियों से भी मिला, और रूट को हमने अपना प्याली चौक बाबा दीप सिंह चौक पे करवाया, जो मैं समझता हूँ आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए, यूथ के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। क्योंकि अगर जो मेट्रो पहले रूट से चलती तो हमारी NIT 86 अछूती रह जाती। अब जब भी मेट्रो आएगी प्याली चौक से जाएगी, जिससे हमारी कॉलोनियों को भरपूर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि गुड़गांव फरीदाबाद की आज की तारीख में मेट्रो ज़रूरत भी है और लाइफ लाइन भी है। तो इस नाते मैं समझ सकता हूँ कि साहब देखो मैं अपना पूरा सेटिस्फाइड हूँ। फतेहपुर तगा में हम लोग अपनी नई PSC बना रहे हैं, उसका पैसा चंडीगढ़ से सैंक्शन हो गया है। खेड़ी में हमारे बाबूजी कॉलेज बना के गए थे, 5 साल उस कॉलेज में एक कमरा नहीं बना। अब तकरीबन 20 करोड़ की लागत से नया ऑडिटोरियम बन रहा है, और वो ऑडिटोरियम ऐसा बनेगा जो हरियाणा में अपने लेवल का नंबर 1 ऑडिटोरियम। छोटे मोटे बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन आप मानते हैं कि आप सेटिस्फाइड हैं और काम लगातार आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, विपक्ष के MLA होने के नाते मैं समझता हूँ मैं फिर भी इस सरकार से काफ़ी कुछ करा लाया, नहीं तो ये तो बिल्कुल मूड में ही नहीं है। नीरज जी, फोटो तो दिखते हैं बड़े, मूलचंद जी कितने प्यार से गले लगा रहे हैं, CM साहब कितने स्माइल के साथ स्वागत कर रहे हैं, फरियादें नहीं सुनी जाती है, फोटो का ही प्यार है सिर्फ। देखिए, ये फ़ोटो थी जब मुझे बेस्ट MLA का अवार्ड मिला था, और हमारे फरीदाबाद में बड़ी मशहूर है आलू प्याज की सब्जी, तो मैंने उसमें दावत दी थी। वो एक व्यक्तिगत संबंध है, और कोई किसी के आ रहा है तो जाहिर बात है रोने का मुंह तो बनाएगा नहीं, मुस्कुराहट ही लेके आएगा।
फरियाद नहीं सुनी जाती, ये बिल्कुल सत्य है। मेरी विधानसभा की एक समस्या ऐसी नहीं है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ये कह दे यार नीरज शर्मा मुझे लिखित में ना देके गया। मैं 5 साल में पीछे पता लगा कि जी मुख्यमंत्री जी ने मंगलवार बुधवार का दिन फिक्स कर रखा है और उनका एक बयान आया हमारे एमएलए बढ़ते के साथ कि सबका साथ सबका विकास, और वो मंगलवार को सिर्फ एमएलए से मिलते हैं। तो हम भी साहब अपनी फरियाद लेके पहुंच गए। पहली एप्लीकेशन थी इसी सारण स्कूल रोड की। मैंने कहा जी खाली मेरा ही घर नहीं है, हमारा सारण स्कूल है, 10,000 बच्चा पढ़ता है, 30 से 35,000 लोग डेली आता जाता है, ये साइड डिस्पेंसरी है, थेरेपी सेंटर है। तो नगर निगम कमिश्नर आगे दौरा कर गए। मैंने कहा जी बड़ा असर हुआ। आप जैसे एक पत्रकार साथी ने फिर पूछा, कहने लगे जी क्या आप भी जो मेरे से पहले वाले एमएलए थे जजपा की टिकट पे जो इनेलो थी उस समय, इनेलो से जीत के गए थे, बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, आप भी यही काम करेंगे? मैंने कहा भाई मैंने मुख्यमंत्री जी का बयान पढ़ा है और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं सबका मुख्यमंत्री हूँ, हरियाणा का मुख्यमंत्री हूँ। मेरे का अगर जो मनोहर लाल जी ये कहते हैं कि मैं 90 विधानसभाओं का मुख्यमंत्री हूँ, तो नीरज शर्मा अपनी विधानसभा की समस्याओं को लेकर एक नहीं 100 बार जाएगा। और मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि मैं भाजपा का मुख्यमंत्री हूँ, मैं तो पीट करके भी ना सोऊं। तो उनका बयान आया कि नहीं मैं तो सबका हूँ। मैंने कहा जी फिर काम कराइए हमारी विधानसभा के। तो शायद अभी बारिश हो रही है, बाहर जाके देखेंगे गंगा जमुना सरस्वती सबका मिलान मेरे घर के बाहर ही मिलेगा आपको, और शायद हरियाणा में किसी विधायक का ऐसा घर भी नहीं मिलेगा आपको। हालांकि मैंने एक बार कहा भी था सरकार से कि अगर जो आप वादा करोगे मेरे इलाके वो सुविधा दे दोगे, मैं घर छोड़ के भी चला जाता हूँ, मेरे चक्कर में बाकी सबको परेशान मत करो। परंतु या तो इस सरकार की नीयत ही नहीं है या नीयत नहीं है। और सरकार की भी बात मैं क्यों करूँ, हमारे यहाँ से सांसद हैं माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी, मेरे को तो चुनाव में फिर भी 62-64 हज़ार लोगों का प्यार मिला लगभग, उनको तो 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया। वो भी बिल्कुल पीट करके सोए पड़े हैं 86 की तरफ कि शायद जैसे वो उनकी लोकसभा का हिस्सा ही ना हो, जबकि मंत्री हैं आप और 9 की 9 विधानसभाओं से हैं, आपका भी दायित्व बनता है, हाथ बनता है। आप हरियाणा सरकार में आवाज़ उठाई NIT-86 की जनता ने कोई गुनाह नहीं किया, एक विपक्ष के एमएलए को विधायक बना दिया। उस नाते चंडीगढ़ से जो काम होने हैं ना जी किसी भी डिपार्टमेंट के, वहाँ तो कोई दिक्कत आती नहीं, परंतु जो काम नगर निगम में फंस जाता है तो वहाँ क्योंकि ये लोग सत्ता के लोग हैं, ज़्यादातर अधिकारी लोग अपने हिसाब से बिठा रखे हैं, वहाँ ये मेरे कामों में टांग जरूर अड़ा देते हैं। क्योंकि मेरे तो एश्योरेंस कमेटी से इतने काम पास हो गए हैं, मेरी 13 या 14 को फिर मीटिंग है एश्योरेंस कमेटी की, आधे विधायकों को पता भी नहीं होता एश्योरेंस कमेटी क्या होती है। मैं हर रास्ते में जा के घुस रहा हूँ कि कहाँ से मैं अपनी विधानसभा के लिए कुछ ना कुछ लेके जरूर आऊँ। तो नीरज जी जिस तरह से आप फरियाद लेकर जाते हैं विपक्षी पार्टी के नेता होने के नाते सत्तारूढ़ दलों के पास, मंत्रियों के पास, मुख्यमंत्रियों के पास, ऐसे ही आपके पास भी लोग आते होंगे जो कि आपकी विचारधारा के नहीं है, हो सकता है आपके वोटर भी ना हो, तो आपकी क्या अप्रोच रहती है उनकी समस्याओं को सुनने के लिए? देखिए मेरे पास जो भी व्यक्ति आता है मेरे जनता दरबार में, जनसंपर्क में, उससे तो पूछता है भाई तूने वोट दिए कि नहीं दिए, पता लग जाता है ना। भाजपा भी आते होंगे कोई, तो और कोई दूत नहीं, भाजपा तो नहीं, उससे ज़्यादा लोगों का एक विश्वास जरूर हो गया मेरे पास। मेरे पास बल्लभगढ़ और भड़कल विधानसभा के बहुत लोग आते हैं। एक संजय कॉलोनी एरिया है हमारे यहाँ, वो आती NIT में, आती बल्लभगढ़ विधानसभा में है, तो वहाँ मैं ज़रूर पूछ लेता हूँ कि भाई कितने नंबर गली में रहते हो, कौन से स्कूल में वोट डले थे। तो कहते हैं जी हम बल्लभगढ़ विधानसभा से। तो मैं हंस के कह दूँगा भाई तुम जरा अपने कम से कम एमएलए के पास तो चले जाओ, आपको पता तो हो आपका एमएलए कौन है, आप बल्लभगढ़ विधानसभा में रहते हो। या सेक्टर 23 के बहुत से लोग आ जाते हैं, या यहाँ जनता कॉलोनी है ये बल्लभगढ़ की है, या सैनिक कॉलोनी के लोग दूसरी विधानसभा के लोग आते हैं। तो थोड़ा सा मैं उनको ही ज़रूर कह देता हूँ कि भाई आप एक बार अपने विधायक के पास ज़रूर जाओ। उनमें से बहुत से तो अनजान होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता, या वो पता नहीं गूगल पे एमएलए फरीदाबाद कोई सर्च करता है तो शायद मेरा ही नंबर आता है, या बाकी लोग फ़ोन नहीं उठाते डेली के, मेरे पास 5-7 फ़ोन ऐसे तो ज़रूर आते हैं। बाकी साहब हम विधानसभा में चुन गए, NIT-86 के विधायक हैं, जिसने वोट दी उसका भला,
जिसने नहीं दी उसका भला। ये वोट की लड़ाई तो इलेक्शन के दिन तक की है। इलेक्शन ख़त्म, जिस दिन मेरे पास इलेक्टेड का सर्टिफिकेट आ गया उस दिन नीरज शर्मा, शायद 67,200 कुछ वोटें मुझे मिली थी, उनका विधायक नहीं है। आज लगभग 20 लाख की आबादी है मेरी विधानसभा की, मैं 20 लाख के 20 लाख लोगों का विधायक थी। और मैं फ़ोन ज़रूर करता हूँ, चाहे छोटा बच्चा आए अपनी समस्या लेके, चाहे बड़ा आए, समझाने की भी कोशिश करता हूँ कि वो ऐसी चीज़ों के लिए दोबारा मेरे पास ना आए। अब जैसे लोगों को एक आदत भी पड़ गई है कि छोटी सी भी बात है, मिलाओ एमएलए को फ़ोन कि जी हमारी लाइट कट गई, तो मैं ज़रूर समझाता हूँ। एक बार को फ़ोन भी करता हूँ कि भैया अपना बिजली का बिल देखो, उसके पीछे एक नंबर लिखा हुआ है, टोल फ्री नंबर है, आप उस पर कंप्लेंट दर्ज कराओ, साथ के साथ आपको एक मैसेज आएगा, वो मैसेज मुझे फॉरवर्ड कर दो। काम तो उसके फ़ोन से ही होना है, पर वो चीज़ मैं उसको ज़रूर ये बताता हूँ कि कल को दोबारा भी लाइट जाएगी, दोबारा भी जाएगी, बारिश आ रही है या बहुत ज़्यादा गर्मी है, अब पूरे ही इलाके के लोग मुझे फ़ोन करेंगे, मेरा ही फ़ोन बस्ट होकर हाथ में बैठ जाएगा, कि वो सिस्टम आपको पता होना चाहिए। चौथा, मैं सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए अपने आप को तारीफ की भी बात करना चाहूँगा कि विधायक बनने के बाद मैंने विधानसभा में सबसे पहले आवाज़ उठाई कि साहब जो सरकार टाइमली सीवरेज का ढक्कन भी ना बदल सके तो हमें टैक्स पेयर से टैक्स लेने का कोई हक नहीं है। आप सीवरेज के ढक्कन को कम से कम राइट टू सर्विस में लेके आओ। तो बात सरकार ने मेरी मानी। एक मैंने सॉर्बिट्रेट की गोली के लिए मुद्दा उठाया था, वो भी सरकार ने मानी कि आप जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं जब हार्ट अटैक आता है तो सॉर्बिट्रेट की टैबलेट रेमेडी का काम करती है। तो सीवरेज के ढक्कन राइट टू सर्विस में डल गए, हम भी बड़े खुश हुए, जी हो गया काम। परंतु पता लगा कि सरकार तो कैसे सड़क के चल रही है। मालूम पड़ा राइट टू सर्विस एक्ट ही नहीं का कोई हमारे यहाँ गठन ही नहीं है हरियाणा में। फिर मैंने दोबारा आवाज़ लगाई विधानसभा में, और आज तकरीबन 100 के करीब लोकल बॉडीज़ की ऐसी ज़रूरतें हैं जो राइट टू सर्विस के अधीन है, और राइट टू सर्विस कमीशन उस पर काम भी कर रहा है। बहुत से केसों में उन्होंने पेनल्टी भी दी है, और जो कोई समस्या ज़्यादा दिन तक हल नहीं होती है मैं लोगों को समझाता भी हूँ कि आप राइट टू सर्विस में रिटर्न में डायरेक्ट कंप्लेंट भेजिए, आपका काम भी होगा, काम नहीं होगा तो संबंधित अधिकारियों को दोष भी मिलेगा। शायद ये विधायक का एक असली काम है, वो मैंने ज़रूर किया। पर अंत में गिला यही है कि मुख्यमंत्री जी को मेरी विधानसभा की एक एक समस्या पता है, और खुद भी वो बहुत रहे इस कॉलोनी में, 2-2.5 साल उनके बीते हैं, उनको पता है कॉलोनी कैसी है कैसी नहीं है। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने कॉलोनी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और उससे ज़्यादा गिला हमारा अपने लोकल सांसद कृष्ण पाल गुर्जर जी से है, जिनको खूब अच्छी तरह पता है लोग जिनके पास जाते नहीं हैं, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे सीवरेज की समस्या हो, चाहे सड़कों की समस्या हो, जितना ध्यान वो तिगाम विधानसभा में लगाते हैं और विधानसभाओं में लगाते हैं, NIT 86 को उन्होंने एकदम अछूता समझा हुआ है। ये गिला उनसे ज़रूर है। तेरा जी एक सवाल और करना चाहूँगा मैं, कि सवाल उन लोगों की तरफ से है जो खुद को राजनीति का विद्यार्थी कहते हैं, थोड़ा दार्शनिक पहलुओं की तरफ जाता हुआ सवाल है। आध्यात्मिक व्यक्ति हैं आप, जब सब विधायकों को छत्तीसगढ़ में रखा गया था तो आप कहते थे कि मैं अपने दिन की शुरुआत ही रामायण पढ़ने से करता हूँ। एक रामायण के छंद का जिक्र आपने आज भी किया। अध्यात्म का सक्रिय राजनीति पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है जो कि सकारात्मक ही होगा निश्चित रूप से? देखिए, ये प्रभु कब किस पे कृपा करते किसी को नहीं पता। और हकीकत बात मैं आपको बताऊं, मैं विधायक बनने से पहले बिल्कुल इतना आध्यात्मिक नहीं था। मैं नास्तिक व्यक्ति नहीं था, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च हर जगह जाता था। मेरे फादर साहब के गुजरने के बाद इतना ज़रूर हुआ कि पहले मैं अपने घर के अंदर पूजा करता था, उसके बाद मेरे कमरे के बाहर फादर साहब की मूर्ति है, मैं उसी के आगे जो मांगना होता मांग लेता। डेली मंदिर जाना मेरा बंद सा हो गया, जो हमारे घरों में नॉर्मल मंदिर होता। और हमारे MLA बनते के संग 2 साल कोरोना में भी निकल गए, उसमें भी बहुत काम करने का मौका मिला। वो बात अधूरी रह गई, आपने सेटिस्फेक्शन की बात करी। इस हरियाणा में रेमडेसिविर को लेके जो पॉलिसी बनी वो नीरज शर्मा ने बनवाई। उसके बाद टोसी का इंजेक्शन आता था, उसको लेके पॉलिसी नीरज शर्मा ने बनवाई, क्योंकि शुरू में बहुत लोगों की डिमांड आई रेमडेसिविर, जहाँ हमारे सोर्सेज थे हमने लोगों को प्रोवाइड भी कराई। चंडीगढ़ से यहाँ तक चलते थे, रास्ते में जितनी दुकानें होती थी
किसी से तो लेके आते थे। मैंने कहा नीरज शर्मा तो एंडलेस जॉब है, आप इतनी व्यक्तिगत सेवा तो किसी को दे नहीं पाओगे। फिर मैंने सरकार में ऊपर अफसरों से बात करी। मैंने कहा साहब, क्योंकि मुझको खुद को भी कोविड हुआ, मैंने कहा एक पेशेंट को 6 रेमडेसिविर के इंजेक्शन चाहिए होती, और वो भी एक दिन में नहीं लगते, एक दिन में मैक्सिमम 2 लगते हैं। कॉमर्स का मैं स्टूडेंट हूँ। मैंने कहा डॉक्टर मरीज को लिख के दे देता है जी 6 रेमडेसिविर के इंजेक्शन, व्हाट्सएप का ज़माना है, वो उसको अपने 100 नियर्स एंड डियर्स को पहुँचा देता है। अब डिमांड थी 6 रेमडेसिविर की, और 100 जगह वो व्हाट्सएप जाके हमने 600 रेमडेसिविर की डिमांड क्रिएट कर दी। एक तो पहले ही डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, उसके बाद हमने फिक्टिशियस और कर दी। उन्होंने कहा जी इलाज क्या है? मैंने कहा जी हर ज़िले में एक कमेटी बना दो कि कोई डॉक्टर किसी भी मरीज को इंजेक्शन नहीं लिखेगा। जब डॉक्टर नहीं पैदा कर पा रहा, जो अस्पताल चला रहा है इतना बड़ा, वो मरीज कहाँ से लाएगा? ब्लैक में लाएगा या डुप्लीकेट लाएगा? और हर ज़िले में मैंने कहा एक IAS अफसर की ऐसी ड्यूटी लगा दो कि पूरे ज़िले के अंदर, सपोज आपके पास हरियाणा में 500 इंजेक्शन आए और फरीदाबाद का कोटा 30 इंजेक्शन का है, आप ये मत देखो पेशेंट कितना बड़ा सिफारशी है, आप उसकी पल्स रेट देखो, ऑक्सीजन रेट देखो, और उसके हिसाब से उनको अलॉट कर दो कि आपको वहाँ से मिलने। सरकार को ये मेरी बात समझ में आई, अधिकारियों को बताई, मंत्रियों को बताई, मुख्यमंत्रियों को बताई, और पूरे हरियाणा में इसी पॉलिसी पे काम हुआ। कोरोना के अंदर गली के पुजारी जी एक दिन कहने लगे कि भैया अब तो दिया जलाने के लिए पैसे नहीं है मंदिर में, क्योंकि लोगों ने आना जाना छोड़ दिया था। तो मैंने कहा पंडित जी दुनिया आ रही थी लेबर कार्ड बनवाने, मैंने कहा तुम्हारा भी लेबर कार्ड बनवा देता हूँ। तो वो कहने लगे कि नहीं महाराज, भगवान की सेवा कर रहे, झूठ नहीं बोलेंगे। तो मैंने कहा पंडित जी काम करो, फिर रामायण कैसे कैसे होती है? मैंने किया अखंड तो माँ कराती है साल में एक बार। कहने लगे एक नवप्रयाण होती है 9 दिन की, और एक 30 दिन की होती है। मैंने कहा पंडित जी कल से आ जाओ मेरे घर पे रामायण करने, कम से कम गली मोहल्ले के 2-4 आदमी आएंगे, कुछ ना कुछ तो गुजारा बचता होगा। अगले दिन पंडित जी आए, तो एक बिटिया थी हमारी, वो ढोलकी बजानी जानती थी, सुभाष मास्टर जी थे वो हारमोनियम जानते थे, ठीक, और मुस्लिम भाइयों का परिवार है, वो ऑर्केस्ट्रा का काम था। तो हमने कहा भैया तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अपने घर के अंदर हमने अपनी रामायण चालू करी, बड़ी शुद्धता से हुई। और कोरोना में सबकी आदतें बिगड़ गई थी, कोई 11 बजे सो रहा था, कोई 12 बजे उठता था। पहले दिन रामायण हुई, घर में 9 बजे तो नाश्ता बन गया। हमने कहा तो बड़ी शुद्धता की बात हो गई, साफ सफाई भी टाइम से हो गई, चौका भी साफ हो गया। फिर हमने वो 3 दिन की रामायण करी, और उसके बाद ऐसी प्रभु की कृपा रही, माँ सरस्वती बैठी। फिर कोरोना में देश के बहुत बड़े नेता ने नारा दे दिया आपदा को अवसर बनाइए, जबकि आपदा अवसर नहीं होती। आपदा अवसर होती है किनके लिए? चीन के लिए, लुटेरों के लिए, कि किसी गांव में आपदा आ गई, आफत आ गई, लूट खसोट कर लो, लूटपाट कराओ। तो हमारे यहाँ 30 दिव्यांग मजदूर थे, उनको एक कंपनी ने निकाल दिया। फिर उनके साथ हमने ईंट पे रामायण का पाठ किया, प्रभु की भक्ति करी, सच्चे दिल से हमारी बात सुनी गई, सारे मजदूरों का भला हुआ। तो देखो राजनीति में अध्यात्म का योगदान तो बहुत है और पॉजिटिव है, और जितना आप अध्यात्म की तरफ जाएंगे, अगर जो आप सच्चे मन से कर रहे हैं, तो आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएंगे। ये वो दावे से कह सकते हैं। आपने बहुत समय दिया, आप भी थोड़ी जल्दी में थे, और हमारे चैनल पर आने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। राम राम जी। नमस्कार साथियों, आपका भाई बेटा विधायक नीरज शर्मा, NIT 86 फरीदाबाद, और इन सब साथियों ने मिलकर राजनीति.com के नाम से नया चैनल शुरू किया है। मैं परमपिता परमात्मा से इनके बहुत सुखद भविष्य की, अच्छे भविष्य की मनोकामना करता हूँ, और परमात्मा से चाहूँगा कि ये चैनल बहुत आगे बढ़े, बहुत ऊंचाइयों को छुए। जय हिंद, जय भारत, राम राम जय।